हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस साइड महेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग अनअकैडमी नीट यूट्यूब चैनल। और बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं मंथन के सीरीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, जो कुछ बच गया था। ठीक है, तो है ना, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर जब ले रहा था, लेक्चर नंबर 3, तो उसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरियस केसेस जो हैं वो रिमेनिंग रह गए। तो वही चीज आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं, सो दैट अपकमिंग जो आपका एग्जाम है, क्योंकि उसमें पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछने वाला हूं, तो आपका जो 13 मार्च को एग्जाम होने जा रहा है, वो एग्जाम यहां पर आप बेहतर तरीके से कर पाए, उसके लिए हम ये पोर्शन अभी कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। तो यू आर वाचिंग मंथन, योर पाथवे टू ऑल इंडिया रैंक 1 to 1000, और ये है आपके मंथन की खूबसूरत ब्यूटीफुल सी टीम बच्चों, जो आपको उतनी ही खूबसूरती से क्या कर रही है, पढ़ा रही है, रात दिन एक मेहनत लगाकर। तो आपको बस टारगेट अपना फिक्स रखना है और आगे बढ़े चलना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी नीट का जो ऑफिशियल है उसे आप फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरियस केसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये 2-3 टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ रखी थी, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको आपने कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कंप्लीट किया हुआ है, और आपको पता है कि अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है ना, तो यहां से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर सोर्स पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अवे होगा, और अगर सोर्स आपका नेगेटिव हुआ, अगर सोर्स आपका नेगेटिव हुआ, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, टूवर्ड्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, टूवर्ड्स होगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये दो बातें हमको पता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, राइट, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देयर आर सम इमेजिनरी लाइंस, उसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। तो बस इतना ध्यान रखना बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पॉजिटिव सोर्स के लिए राइट साइड होती है और नेगेटिव सोर्स के लिए यानी कि टूवर्ड्स होती है। राइट या लेफ्ट की बात नहीं है बच्चों, पॉजिटिव सोर्स के लिए अवे, डायरेक्टेड अवे। अगर इस तरफ बात करोगे तो डायरेक्टेड अवे हो जाएगा, अगर आप ऊपर बात करोगे तो डायरेक्टेड अवे हो जाएगा, अगर आप नीचे बात करोगे तो डायरेक्टेड अवे हो जाएगा। पॉजिटिव सोर्स चार्ज से डायरेक्टेड अवे। अब सवाल आते हैं इस पर सवाल कैसे आते हैं, तो प्लॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करने के क्वेश्चंस बड़े जबरदस्त होते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कैसे करना है। सपोज जैसे आप यहां पर देखिएगा, बड़े ध्यान से और खूबसूरत तरीके से एक सवाल हम बनाते हैं। लेट अस सपोज दैट हमने यहां पर बनाई y एक्सिस, x एक्सिस, और यहां पर सेंटर पे रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज q। क्या रख दिया बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज q रख दिया। अब एक जो बात मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो ये कि कोई भी वेक्टर अगर राइट साइड है, कोई भी वेक्टर अगर राइट साइड है हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और कोई भी वेक्टर अगर आपका डायरेक्टेड है लेफ्ट साइड तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। ये बस इतनी सी एनालॉजी ध्यान रखिएगा। इफ एनी वेक्टर इज डायरेक्टेड राइट साइड पॉजिटिव, एनी वेक्टर डायरेक्टेड लेफ्ट साइड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो अपवर्ड बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ हम बनाएंगे, और अगर यहां पर नेगेटिव हुआ तो हम उसको डाउनवर्ड बनाएंगे, यानी नीचे की तरफ बनाएंगे। ये दो बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में फिट रखनी है। ठीक, अब इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। अच्छा, एक और चीज है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होता है। फील करना है ना। अब देखो, अगर तुम इस पॉजिटिव चार्ज के बहुत पास हो, बहुत पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा कैसी होगी, राइट साइड होगी, डायरेक्टेड अवे ना। सोर्स पॉजिटिव है, सोर्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टेड अवे, और R का वैल्यू जितना कम होगा, R का वैल्यू अगर टेंडिंग टू 0 है तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट साइड, लेकिन अगर आर टेंडिंग टू इनफाइनाइट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो हुआ। ये बात भी समझ में आ रही है? इसका मतलब है सर जी यहां पर कर्व ऐसा बन जाएगा पॉजिटिव के लिए। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया, बोला था ना अपवर्ड, अगर पॉजिटिव है ऊपर बनेगा। लेकिन यहां देखो तुम जरा, सेम पॉजिटिव सोर्स के लिए अगर तुमने यहां पर कैलकुलेशन किया तो एरो लेफ्ट में है, यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो एरो लेफ्ट में है, और एरो के लेफ्ट में होने की वजह से यहां पर फील्ड ऐसा बनेगा। Is that clear? Everyone, यहां पर फील्ड कैसा बनेगा? Like this. So ये पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां पर दो व्हाइट कलर के जो कर्व आपको दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं। अगर यहीं पर चार्ज आप नेगेटिव कर देते, यहीं पर चार्ज अगर आप नेगेटिव कर देते तो ग्रीन वाले कर्व यहां पर नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता, और अगर टूवर्ड्स होता लेफ्ट वाला एरो नीचे बनेगा, राइट वाला एरो ऊपर बनेगा। दैट्स इट, क्लियर है? बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं। ठीक है, अब एक बात करते हैं, अगर एक सवाल आपको ऐसा दिया जाए, अगर एक सवाल आपको ऐसा दिया जाए, बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, टू लाइक चार्जेस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अगर एक सवाल आपको ऐसा दिया जाए, दो लाइक चार्जेस हैं, एक चार्ज यहां पे रखा है कैपिटल Q और एक चार्ज यहां पे रखा है कैपिटल Q, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और आपको प्लॉटिंग करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस पर। आपको क्या करना है? प्लॉट करना है। ये वाला एक्सिस आपको दिया हुआ है कि दिस इज योर एक्स एक्सिस, और इधर ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये रीजन नंबर 1 है। सर यहां पर एक सेंटर लाइन को ऐसे डैश डैश करके बना लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ठीक रहता है। सेंटर लाइन को ऐसा डैश डैश करके बना लिया। अब जैसे सेंटर लाइन को ऐसा डैश डैश करके बनाया, सर ये रीजन नंबर 2 हो गया, ये रीजन नंबर 3 हो गया, और ये रीजन नंबर 4 हो गया। बना लो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है एवरीवन? अब एक बात और ध्यान से सुनो, अगर ये एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गया, अब यहां देखना, अगर इस पॉइंट पर वेरी नियर टू चार्ज नंबर 1, इसको चार्ज नंबर 1 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर से 2, ठीक है, ये चार्ज नंबर 2 हो गया। चार्ज नंबर 1 के बहुत पास हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगा उसका एरो बड़ा होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का एरो छोटा होगा। होंगे दोनों राइट साइड, होंगे दोनों राइट साइड। ये पॉजिटिव है, धक्का देगा, ये भी पॉजिटिव है, धक्का देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें कहां मिलेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें मिलेगा बच्चों यहां पर लेफ्ट साइड। और जब भी कभी कोई वेक्टर लेफ्ट में हो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, और नेगेटिव बनेगा कहां पर? नीचे, यानी कि यहां पर कर्व ऐसा होगा। कितना सिंपल होता है, कितना इजी होता है, नहीं? अब यहां आ जाओ, आप फोर्थ वाले डायग्राम पर आ जाओ, फोर्थ वाली सिचुएशन पर आ जाओ। जब यहां पर आप हो, है ना, अगर कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लग रहे हैं काम के हैं तो पेन और पेपर लेकर बैठना और नोट डाउन करते रहना बच्चों, राइट, है ना? मतलब यहां आ जाइए, अगर आप इस वाले चार्ज को देखोगे, इस चार्ज के कारण ये जो यहां पर है 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 बड़ा वेक्टर होगा, क्योंकि R छोटा है तो फील्ड बड़ा होगा, तो बड़े एरो से दिखाएंगे, बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जो 1 वाला चार्ज है और ये जो पॉइंट है इसके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, अगर दूरी ज्यादा है तो फील्ड का वैल्यू यहां पर कम होगा। लेकिन बंधु बात यह हो रही है कि अगर हम यहां पर नेट की बात करेंगे, ई नेट की बात करेंगे, तो E2 और E1 दोनों ऐड हो जाएंगे और होगी राइट साइड, राइट साइड होगी तो यहां पर कर्व ऐसा जाएगा। ये बात भी क्लियर हुआ है कि नहीं? ये बात भी सबको क्लियर हुआ? अब यहां देखना, ये वाला जो Q है, ये वाला जो Q है, अगर हम यहां पर देखें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर E1, इस पॉइंट पर रीजन 2 पे बात करें, और 2 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, है ना भाई? चार्ज 1 के बहुत पास हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, चार्ज 2 से दूर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? यहां पर भी, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, यहां से लगाकर सेंटर तक आपको ये मिलेगा सिस्टम कुछ यूं। और फिर अगर आप इस तरफ चेक करोगे, ठीक है, अगर आप इस तरफ चेक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सर दिस विल बी द
सिचुएशन और ये ऐसा जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर आएगी बच्चों, ई नेट जो है वो लेफ्ट साइड जाएगी। तो बस यही एक बात सिखानी थी जो आप लोगों को यहां पर क्लियर करती है। क्या क्या दो बातें आपको इंपॉर्टेंट सिखाई है जो इस क्वेश्चन में लिखी हुई है। अगर फील्ड राइट साइड होगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगी, अगर फील्ड लेफ्ट साइड होगी नेगेटिव लेंगे और वो बनेगी एक्स एक्सिस के नीचे। दैट्स इट। कभी कोई सवाल गलत होगा ही नहीं बच्चों, ठीक है, कभी कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड काफी सारे सवाल और काफी सारी चर्चाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, अब यहां पर अगर हम बात करें कुछ ऐसी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ ऐसी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और अच्छे क्वालिटी सवाल बन सकते हैं। उनमें से अगर हम यहां पर बात करें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, क्या एक चीज बाकी रह गई थी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलॉफ जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी तो यह है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो बहुत ज्यादा यूज आती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वेदर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लस चार्ज रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आपने कोई नेगेटिव चार्ज रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QE इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, प्लस चार्ज पर फोर्स लगेगा राइट साइड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड। ये एक प्रॉपर्टी है सिंपल सी। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर जो आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्या लिख रहा हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कांट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्या नहीं करते, क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करते, कांट फॉर्म क्लोज्ड लूप। अब क्यों नहीं फॉर्म करते भाई, उसको समझो। देखो क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरह से क्लोज लूप में बनाएंगे, क्लोज लूप में बनाया तो आपको ये बात पता है ना, कि अगर मान लीजिए यहां पर पॉइंट P है, अगर मैं हाफ ऑफ द लूप को देखूं, सुनना ध्यान से, हाफ ऑफ द लूप को देखूं, यहां से P से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती नजर आ रही है, P से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती नजर आ रही है, और अगर मैं यहां पर देखूं रिमेनिंग हाफ ऑफ द ग्राफ को, रिमेनिंग हाफ ऑफ द कर्व को, तो P पर लाइंस आती नजर आ रही है। यानी कि ये पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है, अगर हाफ ऑफ द कर्व को ऑब्जर्व करोगे तो लाइंस निकल रही हैं, और हाफ ऑफ द कर्व को ऑब्जर्व करोगे तो लाइंस मर्ज कर रही हैं। तो आपको गिवन कर्व सिचुएट कर रहा है कि पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज भी है एंड नेगेटिव चार्ज भी है, एक साथ कांट पॉसिबल, ये एक साथ संभव नहीं है। दैट इज वाई कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइन है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइंस हैं, ये कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी। हालांकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करेगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम EMI पढ़ेंगे, अभी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। अब अगर आप यहां पर देखें, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है, वो है कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसी है, कंजर्वेटिव। तो क्लोज्ड लूप में अगर आप बात करोगे सर, क्लोज्ड लूप में आपका वर्क डन होना चाहिए 0, है ना, क्लोज लूप में क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन हो जाएगा 0। अगर क्लोज लूप में वर्क डन आपका हो गया 0, तो यहां पर आपको कोई भी वर्क डन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हालांकि ये फिर जब हम बात करते हैं EMI में तो ये वाली बात वैलिड नहीं होती, क्योंकि वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आप इसको अभी समझ सकते हैं। ठीक, ये हो गई 2 बातें। तीसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऑप्शन सी, थर्ड वाली पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी, ठीक है, आर, है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाइनें वहां पर निकलेंगी या वहां पर जाकर मर्ज होंगी। जैसे एक एग्जांपल, सपोज किसी ने कहा कि यहां पर चार्ज Q1 है और यहां पर चार्ज आपके पास Q2 है। Q1 से लाइनें निकल रही हैं और Q2 पर जाकर मर्ज हो रही हैं। Q1 से लाइनें निकल रही हैं और Q2 पर जाकर मर्ज हो रही। अच्छा, एक और बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यह बात भी समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहां पर हो गई सर कितनी, 5, ठीक है, ये हो गई सर मान लीजिए 6, ये हो गई 7 और ये हो गई 8। इसके ऊपर आके जो मर्ज करने वाली लाइंस हैं वो हमने बना दी कि भाई इस चार्ज के ऊपर आके कितने लाइंस मर्ज कर रही है वो हमने देख लिया। यहां देखो, यहां से बाहर निकल रही है, 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 कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस जो हैं बाहर निकल रही हैं। अब आप काउंटिंग करो, अब आप काउंटिंग करो। अगर आपसे कोई पूछे Q1 कैसा है तो पहली बात Q1 पॉजिटिव होगा, पहली बात Q1 पॉजिटिव होगा और आपका जो Q2 है वो नेगेटिव होगा। Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। कैसे पता लगाया? जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो पॉजिटिव होता है और जिस चार्ज में जाकर मर्ज करती है वो नेगेटिव होता है। ये एक बात आपने समझ ली, ठीक। अब उसी के साथ साथ अगर आप यहां पर देखिए, लाइंस को काउंट करें बच्चों, यहां से शुरू करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि अगर आप देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय, अगर कोई आपसे पूछे Q2, इसका रेशियो क्या होगा तो ये हो जाएगा 12 लाइन डिवाइडेड बाय, यहां पर है आपके पास कितनी बच्चों, 6 लाइंस। 2 2 4 5 6 7 8, सॉरी 8 है, 6 नहीं है, तो दीज आर दी 8 लाइंस। तो ये हो जाएगा सर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2। सो Q1 और Q2 का जो रेशियो है वो 3:2 होगा। ये एक बात हो गई। सो लास्ट यहां पर एक और जो है डेफिनेशन आती है, मतलब एक और प्रॉपर्टी आती है, दैट इज ऑप्शन डी, और वो आता है यहां पर स्पेसिंग जो होगी बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसा लिखना ज्यादा सही रहेगा, ये देखिएगा जरा, ये लिखना ज्यादा सही रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मतलब कि अगर यहां पर आपके पास स्पेसिंग ऐसा है, सुनिएगा, आपके पास स्पेसिंग ऐसा है, यहां आपने कहा E1 मैग्नीट्यूड, यहां पर आपके पास स्पेसिंग ऐसा है, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज। देखो जरा, यहां पर स्पेसिंग दूर दूर है, यहां पर स्पेसिंग पास पास है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर ये E2 है तो रिश्ता बनेगा सर, E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा E1 से, E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा E1 से, डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिंग का रेशियो क्या है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप मैग्नीट्यूड डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये x है और अगर ये x/2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 है वो E1 का 2 गुना होगा। भाई 2 के फैक्टर से स्पेसिंग डिफर कर रही है, तो 2 के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी डिफर कर जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिन पढ़ा रहा था उस दिन मैं समहाउ कवर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो इसीलिए इस लेक्चर का नाम है रिमेनिंग पोर्शन बच्चों, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट मंथन की सीरीज है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया नहीं जाएगा, कवर कर, मतलब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ लेक्चर्स अगर लगेंगे, अभी मैं ओवरनाइट एफर्ट डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज वी वांट ऑल इंडिया रैंक 1 to 1000। ये आपका भी सपना है, ये मेरा भी सपना है। देखते हैं, मेहनत करते हैं, होना नहीं होना पूरा वो अपने हाथ में है भी नहीं, कैसे होगा हमें नहीं पता, होगा कि नहीं होगा वो भी हमें नहीं पता। हमें पता है कि हम रात दिन एक हमारे लक्ष्य के प्रति झुककर शिद्दत से मेहनत कर सकते हैं, कर रहे हैं,
करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब आता है सर, आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि अगर यहां पर कोई पॉइंट चार्ज Q है, कैसा चार्ज है सर, ये पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है दोस्तों, ये पॉइंट चार्ज है। तो आपने ये कहा कि सर अगर कोई पॉइंट चार्ज है और उससे r डिस्टेंस पर अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो वो KQ डिवाइडेड बाय R हो जाता है, R² हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास यहां पर ऐसा सिस्टम हो तो बट करके हम सुनते हैं जरा क्या चीजें हो रही है। बट अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक यहां पर एक रिंग हो जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और उसके एक्सिस से, उसके सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए उसके किसी एक्सियल पॉइंट पर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EA, ये मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूं, अगर मेरे पास कोई इस तरह का आर्क हो, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है, और उसके सेंटर पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो EC, तो मैं क्या करूं, ठीक है। अगर यहां पर इस तरह का वायर हो, राइट, लाइक दिस, एक चार्ज्ड वायर हो, ठीक है, जिस पर कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो, और फिर यहां पर d डिस्टेंस दूर अगर कोई पॉइंट यहां पे है P, और अगर मुझे उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूं, यानी सवाल आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो सिस्टम आपने बनाए हैं ये पॉइंट चार्जेस नहीं हैं, दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, ठीक है, पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो फिर कैसे करें सर, कैसे करें? तो सबसे पहले लाइन चार्ज को उठाते हैं, लाइन चार्ज की कुंडली खोलते हैं, फिर हम आर्क की कुंडली खोलेंगे, फिर हम रिंग पर जाएंगे। यहां पर हमें यूज करना पड़ता इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम पूरा फॉर्मूला डिराइव करने की बात करें, बट ऑल्दो ये क्रैश कोर्स है, ये बात आप भी जानते हैं। अगर किसी को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप अनअकैडमी का जो चैनल जिसे अभी आप देख रहे हैं, अनअकैडमी नीट बच्चों, उसमें आप 2.0 के जितने भी वीडियोस हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया हुआ है, इफ यू वांट डेरिवेशन ऑफ दिस वैल्यूज, ठीक है, तो फिर आप ला सकते हैं। बट हम कैसे करेंगे, इधर आ जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, क्या करने वाले बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, है ना, चार्ज्ड वायर, ड्यू टू चार्ज्ड वायर। अब ये जो चार्ज्ड वायर है हम इसको ले रहे हैं फाइनाइट, कैसा ले रहे हैं बच्चों, हम इसको फाइनाइट ले रहे हैं। फिर अलग अलग केसेस बनाते रहेंगे, इनफाइनाइट हुआ तो क्या हुआ, फिर अगर इनफाइनाइट में भी अलग अलग केसेस है तो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, चलो देखना ध्यान से। यहां पर इस तरह का सिचुएशन आपने बनाया और यहां से परपेंडिकुलर, है ना, वायर से हमेशा ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगा। अगर ये किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मतलब यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है बच्चों, लैम्डा, अगर ये लैम्डा से चार्ज्ड है तो यहां पर पॉइंट P पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी सर, पॉइंट P पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्या क्या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो मैं आपको बता देता हूं। पहले ये वाला एंगल होगा अल्फा और ये वाला जो एंगल है ये होगा बीटा। यहां ध्यान से सुनना, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, अल्फा क्लॉकवाइज है और बीटा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है EX और इसका वैल्यू होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर सेपरेशन D, और इनटू में हो जाता है सर आपका साइन अल्फा और प्लस हो जाता है सर यहां पर आपका साइन बीटा, ठीक है। एक कंडीशन मेरे पास ये हो गई। दूसरा, अगर आप यहां पर देखें ये परपेंडिकुलरली अवे है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर है तो ये परपेंडिकुलरली अवे है, और यहां पर जो EY होगा बच्चों, यहां पर जो EY होगा, EY का वैल्यू होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय D, एंड यहां पर हो जाएगा सर कॉस ऑफ बीटा माइनस दिस विल बी आपका कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ये पैरेलली अवे है, ठीक है। अगर आप यहां पर डायरेक्शन वाइज बात करेंगे बच्चों तो आप इसे लिखेंगे सर डायरेक्टेड कैसा, तो डायरेक्टेड 2 पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलरली अवे किसके लिए, फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर, और आप लिखेंगे सर परपेंडिकुलरली टूवर्ड्स, परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा सर, टूवर्ड्स हो जाएगा, किसके लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर यहीं पर चार्जेस नेगेटिव होते, सुनना, यहीं पर अगर चार्जेस नेगेटिव होते तो ये जो EX है इसका वैल्यू इस तरफ आ जाता, इसका एरो इस तरफ आता।
ये जो EY है ये क्या है, ये डायरेक्टेड है। डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्टेड, दो बातें, पहली है ना पैरेलली अवे, कैसा है सर ये पैरेलली अवे किसके लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे सर पैरेलली क्या लिखेंगे सर, टूवर्ड्स, है ना। नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा टूवर्ड्स और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे। सर ये तो पैरेलली अवे हो रहा है तो इतने पोर्शन के लिए तो ये भी टूवर्ड्स हो गया। अरे तुम ये देखो, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसके ऊपर ध्यान से देखो, ज्यादा चार्ज अगर है तो इसकी फील्ड डोमिनेट करेगी, इसलिए वो पैरेलली अवे इधर हो गया। अगर ज्यादा चार्ज नीचे होता तो ये ऊपर पैरेलली अवे हो जाता। बस इतना सा डिफरेंस है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये फॉर्मूलाज कहां से आते हैं सर ये फॉर्मूलाज डेरिवेशन करके आते हैं, बट आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। अगर आपने इन फॉर्मूलाज को याद रखा, आपका काम बढ़िया हो जाएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल घबराने की भी जरूरत नहीं है। चलिए सवाल करें, सवाल करके समझते हैं। एक बात ध्यान रखना, अल्फा और बीटा क्या है। यहां पर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है ना वायर का, सबसे ऊपर वाला, वो इस P के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा कहते हैं। वायर का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो P के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा कहते हैं। ठीक, अच्छा ये बात भी ध्यान रखना कि यहां पर जो अल्फा है, अल्फा कैसा है, क्लॉकवाइज है। अल्फा कैसा है बच्चों, क्लॉकवाइज है। और बीटा कैसा है, यहां पर बीटा यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज। बीटा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर ये अल्फा और ये बीटा की डायरेक्शन अगर बदलेगी तो हम यहां पर इनको माइनस वैल्यू में रखेंगे। मतलब अगर अल्फा क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये साइन माइनस अल्फा लिखा जाएगा। बीटा एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज हो गया तो यहां पर साइन माइनस बीटा लिखा जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो, केसेस के साथ सिखाता हूं। पहला सवाल अभी ये देखिए जरा, एक वायर दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, ठीक है। और यहां पर आपको बोला गया है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, राइट, दिस टू एंगल्स इज, ये वाला एंगल आपको दिया है 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी आपको दिया है 30 डिग्री। और यहां पर बोला है बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्या पूछा है बच्चों, ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड EP कितना होगा। अभी एक चीज अगर देखो तो इस लाइन के अबाउट ये सिस्टम सिमेट्रिक हो गया। ध्यान से सुना, सिस्टम कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इस लाइन के ऊपर जितना चार्ज है इस लाइन के नीचे भी उतना ही चार्ज है। ऊपर जितना चार्ज है नीचे भी उतना ही चार्ज है। तो एक बात तो पक्की है ना, कैसे लिखेंगे, जो फॉर्मूलाज आपको पता है वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेते हैं। सर दो फील्ड होगी यहां पर, एक हमको सिखाया गया है EX और एक हमको सिखाया गया है ऐसा EY। ठीक है, सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व किया। अच्छा, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू बाबूजी 30 और बीटा का वैल्यू कितना बाबूजी यहां पर 30, दोनों 30 है। तो जब मैं EX की बात करता हूं तो वो तो हो जाएगा सर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर सेपरेशन D। यहां पर आप लिखेंगे सर साइन 30 डिग्री और प्लस ये भी हो जाएगा सर साइन 30 डिग्री, दोनों को साइन 30 रख लिया। लेकिन जब तुम EY की बात करोगे तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय D यहां पर हो जाएगा सर आपका cos 30 डिग्री, माइनस यहां पर भी हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो भाई ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया, EY तो आपके पास आ गया 0, cos 30 माइनस cos 30 दैट कम्स आउट टू बी 0। इसकी जब आप बात करोगे तो sin 30 1/2 होता है, cos sin 30 फिर से 1/2 होता है। 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो आंसर आ गया सर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई D, दैट्स इट, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई D। इसका मतलब जब भी कभी वायर आपको कैसा दिया गया, इस तरह का दिया गया है, ठीक है, यहां पर एंगल आपको दिए गए हैं 30 और आंसर आपने कैलकुलेट किया तो ये 2k लैम्डा बाई D आ गया, परपेंडिकुलरली अवे होगा केवल EX से और कुछ होगा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। इसी में अगर हम एक चीज और देखें, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी सवाल को हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। अब बहुत सारे सवाल अभी और आ रहे हैं लेकिन पहले हम इसको चर्चा में करते रहते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे धीरे 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 धीरे, है ना। तो अब कुछ कुछ चीजें जो मैं यहां करवाता हूं, ठीक है, तो बाद में आपको मैं ये नोट्स में अवेल कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा, ठीक है। हो सकता है इसके नोट्स आपको
ना दे पाऊं, ठीक है। अब इधर आ जाइए, यहां पर आते हैं। अगर आपने वायर को ले लिया इनफाइनाइट, एक एग्जांपल और बनाते हैं, एक एग्जांपल और बनाया। वायर को कैसा लिया? इनफाइनाइट लिया, ऊपर इंफिनिटी से आ रहा है, नीचे भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, जाने दो, ठीक। और यहां पर कहीं वायर, आपने वायर से डी डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस दूर एक कोई पॉइंट रखा है, पॉइंट पी, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ईपी, वो आपसे पूछा है किसी ने। इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी कितना होगा? क्या केवल एक्स होगा, क्या केवल वाई होगा? हम देखते हैं बच्चों। जब ये वाला इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ये वाला भी जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा होता है, जब दोनों ही इंफिनिटी पर जा रहे हैं, सुनिया, जब दोनों ही इंफिनिटी पर जा रहे हैं, तो यहां पर जो आपका अल्फा होगा, सुनिएगा, जो आपका अल्फा होगा दैट इज ऑल्सो टेंडिंग टू 90 डिग्री, एंड जो आपका बीटा होगा दैट इज ऑल्सो टेंडिंग टू 90 डिग्री। दोनों ही 90 डिग्री होंगे, अल्फा भी 90, बीटा भी 90, अल्फा भी 90, बीटा भी 90। तो एक बात पक्की हो गई कि सर EY का वैल्यू 0 होगा, सिमेट्रिक सिस्टम है, EY का वैल्यू 0 होगा। रही बात EX की, तो EX को जब मैं देखता हूं तो ये हो जाता है सर आपका 2k लैम्डा, सॉरी मतलब मैं शायद 2 गलत लिख रहा हूं, है ना, फॉर्मूले में मैं 2 गलत लिख रहा हूं बच्चों, एक मिनट, है ना, 2k लैम्डा नहीं, केवल k लैम्डा होता है, केवल k लैम्डा होता है, आई अपोलोजाइज, केवल k होता है बच्चों, ओनली k लैम्डा, है ना। मुझे यहाँ रिजल्ट से ध्यान आया जब मुझे यहाँ पर अभी मिलने वाला है, ठीक है। तो यस ओनली k लैम्डा होता है, 2k लैम्डा नहीं होगा, ओनली k लैम्डा। सो k लैम्डा डिवाइडेड बाय d होता है सर, और यहां पर हम देखेंगे सर sin पाई बाई 2, और प्लस ये भी हो जाएगा सर आपका sin पाई बाई 2, दोनों ही पाई बाई 2 है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। सो EX का वैल्यू आ जाता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय d। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉर दिस केस। पॉइंट पी सिमेट्रिक है बच्चों, पॉइंट पी कैसा है? सिमेट्रिक है, समझ आया? अल्फा भी 90, बीटा भी 90, कितना आसान है, कितना सिंपल है ना। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं जरा और क्या सिखाता है ये। यहां से आगे बढ़े, एक और केस बनाते हैं, ठीक है, एक और केस बनाते हैं, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। इनफाइनाइट है ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब वायर तो इनफाइनाइट है, वायर तो इनफाइनाइट है, लेकिन जो लोअर वाला एंड है उससे बहुत नजदीक रखा हुआ है आपका पॉइंट पी, यानी कि सिचुएशन ऐसी है, पॉइंट पी यहां पर है। इस बार देखना, अगर ये डिस्टेंस d है, क्या समझ में आ रहा है? देखकर ये समझ आ रहा है सर कि ऊपर वाला सिरा जो है वायर का, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा तो ये रहा। तो यहां पर जो आपका अल्फा होगा वो टेंडिंग टू 90 हो जाएगा, लेकिन जो आपका बीटा है वो तो एंगल होगा ही नहीं। अरे भाई बीटा तो यहां पर क्या हो गया? बीटा यहां पर हो गया 0। सर क्यों 0? क्योंकि पॉइंट P जो है लोअर एंड के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, सेम लाइन पर आ गया, सेम लेवल पर आ गया। तो अब देखो जरा, तुम्हारे पास EX का फॉर्मूला है, वो होता है सर k लैम्डा डिवाइडेड बाय d। यहां पर तुम लिखोगे सर साइन अल्फा, अल्फा यानी कि 90 डिग्री, प्लस साइन बीटा, बीटा यानी कि 0। साइन 0 तुम्हें पता है 0 होता है, साइन 90 तुम्हें पता है 1 होता है। सो EX का वैल्यू आ गया आपके पास k लैम्डा डिवाइडेड बाय d, और k लैम्डा डिवाइडेड बाय d यानी कि यहां पर EX एग्जिस्ट कर रहा है k लैम्डा बाय d के बराबर। ये पहली चीज तुम्हें नजर आ रही है, ये पहली चीज तुम्हें नजर आ रही है। अब EY पर चर्चा करें जरा, EY पर चर्चा करते हैं। जब EY पर नजर डाली तो वो भी आया बच्चों k लैम्डा डिवाइडेड बाय d, यहां पर होगा cos ऑफ बीटा, cos ऑफ बीटा यानी कि cos 0 माइनस cos ऑफ अल्फा यानी कि cos 90 डिग्री। अब आपको पता है सर cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, 90 0 1, यहां पर cos 0 हो जाएगा। तो EY का वैल्यू भी कितना आया सर? KY डिवाइडेड बाय d आया। अब सवाल ये उठता है कि सर EY नीचे बनाएंगे या ऊपर बनाएंगे? तो तुम ये देखो, सारा का सारा चार्ज कहां पर रखा हुआ है? इस लाइन से ऊपर की तरफ। तो यहां पर EY कहां आएगा? इस तरफ आएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या आई? बराबर बिल्कुल k लैम्डा डिवाइडेड बाय d। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बंधु, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से 45 डिग्री पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 45 डिग्री पर होगी, और उसकी वैल्यू होगी √2 k लैम्डा डिवाइडेड बाय d, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर
वेक्टर लगा दिया, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री एंगल पर, रिजल्टेंट यही होगा, है ना मजेदार बात, राइट। ये भी समझ में आ रहा है। और आगे चलते हैं, और सवाल में क्या बदलाव हो सकते हैं, किस किस तरह के सवाल और पॉसिबल हो सकते हैं, वो भी चलकर देख लेते हैं ना भाई। हर तरह की वैरायटी कवर कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आएंगी हमको, ठीक है। हर तरह की वैरायटी कवर करते हैं। पहुंचे हम यहां पर तो हमको पता चला, किसी ने हमें यह कहा कि भाई यहां पर वायर है ऐसा, और प्लस लैम्डा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और वायर जो है, वायर यहां पर खत्म हो गया, वायर यहां पर खत्म हो गया, है ही नहीं वायर अब यहां पे, लेकिन जो पॉइंट पी है वो नीचे की तरफ है, पॉइंट पी यहां पर है। लो कर लो बात। इस बार अगर आप देखेंगे तो सर ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे आप एंगल मेजर करते थे, सुनिएगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे एंगल का मेजरमेंट होता था, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आप देखोगे, है ना, यहां पर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, एवरीवन ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर इस बार क्या हुआ, इस बार यहां पर जो आपका बीटा है वो कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। बीटा कैसा हो गया, बीटा हो गया आपका क्लॉकवाइज, बीटा कैसा हो गया बच्चों, क्लॉकवाइज, जबकि फॉर्मूले में क्या हुआ करता था, एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हें माइनस बीटा रखना पड़ेगा। अगर तुम यहां पर अल्फा की बात करोगे तो वो तो वैसा ही है जैसा उसने होना था, अल्फा वैसा ही है, अल्फा की सेहत सूरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे भाई साहब आ जाओ ढंग से जरा, यस, अल्फा जो है वो अभी भी क्लॉकवाइज है बच्चों। अगर आप अल्फा की बात करें तो वो भी कैसा है, वो क्लॉकवाइज है। सो फॉर्मूले में भी क्लॉकवाइज होता है, यहां पर भी क्लॉकवाइज है, यानी कि अल्फा सेम रहेगा। बीटा को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। कैसे, सुन लो, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है d, तो यहां पर फॉर्मूलाज क्या होंगे, सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम लिखोगे Ex तो होता था k लैम्डा डिवाइडेड बाय d, लेकिन यहां पर साइन अल्फा, अल्फा तो एज इट इज प्लस अल्फा ही रखोगे, लेकिन प्लस साइन बीटा की जगह तुम रखोगे माइनस बीटा। और एक चीज और बता दो बच्चों, आपको पता होना चाहिए, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा कहलाता है। कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए, कन्वर्जन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का कन्वर्जन यहां पर होगा। अब ये बात आपने समझ ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो Ex है वो क्या हो गया सर, वो हो गया k लैम्डा डिवाइडेड बाय d, ये हो गया सर साइन अल्फा, और माइनस हो गया सर साइन बीटा। तो हालांकि अगर कभी केस पूछा जाए तो ये ध्यान रखना कि बीटा जो है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, डिपेंडिंग अपॉन दैट यहां पर वैल्यूज आप डिसाइड करेंगे। अगर आप Ey की बात करेंगे तो वो क्या होगा सर, वो होगा k लैम्डा बाय d, यहां पर आप इनटू में लिखोगे कॉस ऑफ माइनस बीटा, माइनस आप यहां पर लिखेंगे कॉस ऑफ अल्फा। एक बात और बता दो बच्चों, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो प्लस का कॉस थीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। माइनस थीटा कहां पर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो यहां पर कॉस है वो उसका घर है, तो कॉस का आंसर पॉजिटिव होगा। तो यहां पर Ey का फॉर्मूला रिमेन्स सेम, देयर इज नो चेंज एट ऑल बच्चों, k लैम्डा बाय d, और ये हो जाएगा सर आपका कॉस ऑफ बीटा, माइनस ये हो गया बच्चों आपका कॉस ऑफ अल्फा। है ना मजेदार बात, है ना मजेदार बात। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखो, बातें बहुत औसम हो जाती है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखो, बातें बहुत औसम हो जाती है और बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज कर पाते हो। थोड़ा और चेंज कर दे कोई, थोड़ा और परेशान करे तुम्हें, थोड़ा और चेंज करे, थोड़ा और परेशान करे, तो अब क्या ही परेशान करेगा। तो उसने ये चेंज किया, देखो जरा, उसने चेंज ये किया कि वायर इस तरफ आपका फाइनाइट है, वायर इस तरफ आपका फाइनाइट है, और जो पॉइंट P है ना, एक मिनट रुकना जरा, हाँ, जो पॉइंट P है वो कहीं यहां पर रखा हुआ है। पॉइंट P इज सिचुएटेड समवेयर हियर, पॉइंट P यहां रख दिया बच्चों, है ना, पॉइंट P यहां रख दिया। अब पॉइंट P जैसे ही वहां रखा, ये वाला लाइन, ये वाला पॉइंट जो है अपर वाला पॉइंट है, ये ऐसे टर्न जुड़ेगा, और ये लोअर वाला पॉइंट इसको ऐसे जोड़ना होगा, ठीक है। जोड़ दीजिए दोनों पॉइंट को, जोड़ दिया एवरीवन, जोड़ दिया, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। अब देखो ये डिस्टेंस तो आपको d ही दिया हुआ है,
ये डिस्टेंस तो आपको डी ही दिया हुआ है, लेकिन इस बार अल्फा आपका कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और बीटा भी कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज, बीटा भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गए। नेचुरली अगर आप देखोगे जो फॉर्मूला था इसमें, अगर आप देखें Ex इज इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, जो फॉर्मूला आपने याद रखा था जिसमें साइन अल्फा था और प्लस जिसमें साइन बीटा था, उसमें अल्फा कैसा था, उसमें अल्फा था क्लॉकवाइज, बीटा कैसा था, बीटा था एंटी क्लॉकवाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर चेंजेस होते हैं तो फिर हमें यहां पर क्या करने पड़ेंगे बच्चों, फिर हमें वैल्यूज को थोड़ा सा अल्टर करना पड़ता है। सो ये जो दो बेसिक फॉर्मूलाज थे, ये जो दो बेसिक फॉर्मूलाज थे बच्चों, इन बेसिक फॉर्मूलाज में ये स्टेटमेंट्स थे, अल्फा क्लॉकवाइज, बीटा एंटी क्लॉकवाइज। यहां आकर देखो, यहां आकर देखो और पूछो इससे तो तुम्हें पता चलेगा अल्फा कैसा है, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो हम नेगेटिव लेंगे। बीटा कैसा है, बीटा एंटी क्लॉकवाइज है। ओरिजिनल फॉर्मूले में भी कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। कैलकुलेशन कर दो, ई वाई लिखेंगे, ई एक्स लिखेंगे हम यहां पर, के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी हमने लिखा सर साइन, साइन अल्फा की जगह माइनस अल्फा, और प्लस हमने लिखा सर साइन बीटा, बीटा तो आपका प्लस बीटा रहेगा ही रहेगा। आपको पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा सर के लैम्डा बाय डी, और आप यहां पर लिखेंगे सर साइन बीटा माइनस हो जाएगा सर साइन अल्फा, है ना। और अगर आप EY की बात करोगे सर, EY हो जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, और यहां पर लिखोगे सर कॉस ऑफ बीटा माइनस हो जाएगा सर कॉस ऑफ माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ अल्फा ही रहेगा, यानी कि EY तो एनीवेज डजंट चेंज, EY तो बदला ही नहीं। कौन बदल रहा है, केवल बदल रहा है आपका EX। कौन बदल रहा है, केवल EX बदल रहा है, केवल EX बदल रहा है। ठीक एवरीवन, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एंगल किस तरह से दिया हुआ है। या फिर एक चीज और, एक जुगाड़ और मैं आपको बता दूं, अभी इधर आ जाओ, यहां पर अगर आकर आप देखोगे इस वाले में आकर देखो, इसको देखना, अगर P बाहर था, P आउटसाइड ऑफ वायर, यहां पर क्या था बच्चों, जो P है आउटसाइड वायर था, आउटसाइड ऑफ वायर, वायर से बाहर है। अगर आपका P वायर से बाहर है और इसमें एक चीज है, अल्फा बड़ा है बीटा से, तो देखो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हुआ, बड़े में से छोटा माइनस हुआ, बड़े में से छोटा माइनस हुआ। यहां देखो, यहां पर भी जो पॉइंट P है वो कहां है, यहां पर भी आपका पॉइंट P कहां है बच्चों, तो आप लिखोगे सर पॉइंट P जो है वो कहां है, आउटसाइड ऑफ वायर, वायर से बाहर है, आउटसाइड ऑफ वायर, यानी कि वायर के सामने नहीं है। और इस सिचुएशन में अगर तुम देखोगे तो बीटा बड़ा है अल्फा से, तो क्या माइनस हुआ, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा हुआ। मतलब एक दिमाग में गांठ बांध लो कि अगर पॉइंट P बाहर होगा वायर से तो EY तो रिमेन्स सेम, EY जो है, EY तो क्या रहेगा बच्चों, EY सेम रहेगा। कौन बदलता है, EX रंग बदलता है। और EX का रंग कैसे बदलोगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बीटा बड़ा तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और अल्फा बड़ा तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, क्लॉक एंटी क्लॉक का चक्कर भी छोड़ दो। तो आई बात समझ में। तो ये चीजें हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है विशेष करके, ठीक है। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा है कि जो कुछ भी मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, नोट डाउन करते हुए चलनी है अपनी नोटबुक में बच्चों। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर ये आपका चार्ज्ड आर्क है बच्चों, अगर ये आपका चार्ज्ड आर्क है ना, और अगर ये यहां पर सेंटर है, ठीक है, और अगर ये आर्क यहां पर एंगल सब्सटेंड करती है थीटा, कितना एंगल सब्सटेंड करती है, थीटा, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सिमेट्रिक का ही केस आता है तो हम वही बात करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वैल्यू होगी EX, EY तो एनीवेज जीरो हो जाएगा, सिमेट्रिक के कंडीशन में EY हमेशा जीरो होता है। EX यहां पर होगा सर के लैम्डा डिवाइडेड बाय, आप यहां पर लिखेंगे D, और ये हो जाएगा आपका यहां पर साइन थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा सर, के लैम्डा बाई D इंटू में साइन थीटा बाई 2।
क्योंकि देखो ना, ये वाला अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ अगर आप देखोगे, जो वायर का केस था, ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है, अल्फा थीटा बाई 2, बीटा थीटा बाई 2, अरे अल्फा बीटा दोनों थीटा बाई 2 हो गया ना, तो के लैम्डा बाई डी साइन थीटा बाई 2, ये सिचुएशन होती है। और बहुत अलग अलग यहां पर एस्पेक्ट बन सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया, मान लीजिए, है ना, किसी ने ये सवाल आपसे पूछा कि बताइए अगर आपके पास इस तरह का सेमी सर्कल हो, अगर आपके पास इस तरह का सेमी सर्कल हो और उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ईसी का वैल्यू क्या होगा। यार बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये प्लस लैम्डा से यहां पर आपको दिया हुआ है और ये पॉजिटिव है, सेंटर पर आपको चाहिए कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा, ये सेमी सर्कुलर आर्क कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा होगा। तो सर एंगल सब्सटेंडेड जो थीटा है वो पाई के बराबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी इज इक्वल टू के लैम्डा, है ना, ये 2k लैम्डा आता है, सो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी और इनटू में हो जाएगा सर साइन थीटा की जगह पाई बाई 2 होगा, थीटा की जगह पाई रखा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाता है, यानी कि 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई डी, दिस इज द आंसर। सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल 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 आसान है। ठीक है, क्या है यहां पर, आर्क का जो फील्ड का वैल्यू है आपको यह देखना है कि थीटा कितना है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो, अगर मान लीजिए यही आर्क आपका क्या हो जाए, यही आर्क आपके लिए हो जाए, मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है, यही आर्क आपके लिए क्या हो जाए सर, ये हो जाए यहां पर क्वाड्रेंट हो गया, प्लस लैम्डा का क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, प्लस लैम्डा का क्या हो गया सर, क्वाड्रेंट हो गया, लाइक दिस। अब अगर ये प्लस लैम्डा का क्वाड्रेंट है तो यहां पर सेंटर पे प्लस है, बिल्कुल बाइसेक्ट में यहां पर आगे की तरफ ऐसे होगा। ओके, एंगल कितना है सर, ये वाला एंगल थीटा होगा पाई बाई 2, बहुत बढ़िया। सो अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ये होगा 2k लैम्डा बाई डी, या डी की जगह आप यहां पर क्या लिखेंगे, एक चीज ध्यान से सुनना, यहां पर जो डी है, यहां पर जो डी है इसको रिप्लेस कर देते हैं ना, यहां का जो डी है दोस्तों वो रिप्लेस हो जाएगा आर से। अरे भाई ये वाला सेंटर है ना, ये सेंटर है और आर्क से सेंटर कितनी दूर पर होगा, आर पर, उसकी रेडियस पर, तो डिवाइडेड बाय आर कर दो, डिवाइडेड बाय आर कर दो, डिवाइडेड बाय आर कर दो, तो यहां पर भी डिवाइडेड बाय आर होगा। आप लिखेंगे साइन थीटा की जगह पाई बाई 2 और एक 2 पहले से था तो पाई बाई 4 हो जाएगा। थीटा की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो एक 2 पहले से ही था, पाई बाई 4 हुआ कि नहीं। अगर ये पाई बाई साइन पाई बाई 4 हुआ यानी कि 1/√2 होगा, तो आप लिखेंगे 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ये होगा 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये 2 खत्म होके बचा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया √2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और सुनो, कितने एंगल पर आया होगा, परफेक्ट बाइसेक्ट पर आता है बच्चों ये, तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, यानी कि इसके दो वैल्यू हो जाएंगे। अगर ये √2k लैम्डा बाय आर है, फिर से वेक्टर लगा दो, ये k लैम्डा बाय आर होगी और ये नीचे की तरफ भी क्या होगी सर, k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर होगी। दैट्स इट, खत्म, सिंपल है। सवाल जब आते हैं तो आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। जैसे किसी ने आपसे सवाल पूछा कि ये है आपके पास 3/4 ऑफ सर्कल, सवाल है आपके पास, किसी ने आपसे पूछा 3/4 ऑफ सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा परफेक्ट, नियर परफेक्ट बना है और ये भी प्लस लैम्डा है, ये भी मतलब सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी है, प्लस लैम्डा। आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट O। तो इस तरह के सवालों में ना अब फिर ये मत सोचना, फिर ये मत करना कि सर मैं एंगल का वैल्यू कितना रखूंगा, मैं एंगल का वैल्यू रखूंगा यहां पर 270 को फिर मैं सॉल्व करूंगा। अरे बहुत मेहनत का काम हो जाएगा, क्यों इतना मतलब करना। 270 का तुम हाफ करोगे, है ना, 270 का तुम हाफ करोगे तो कितना आएगा, 270 का तुम हाफ करोगे 135 आएगा। 135 की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन है। बजाय उसके ये वाला सेगमेंट अलग मान लो, ये वाला सेगमेंट अलग मान लो, ये वाला सेगमेंट अलग मान लो। ये अगर आपके पास सेगमेंट 1 है, ये आपके पास सेगमेंट 2 है, तो ये आपका सेगमेंट 3 हो गया। अब सुनना, आपको ये तो सिखा रखा है कि ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इधर कितनी देगा, √2k लैम्डा बाय आर।
तो ये वाला जो आर्क है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंगल पर उतनी ही वैल्यू की दे देगा बच्चों, √2k लैम्डा बाय आर। यानी कि ये वाला ब्लू एरो और ये वाला ब्लू एरो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। बोलो हाँ या ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेगमेंट 3 है, अब केवल ये बचा बस अकेला शेर। ये बस बचा कौन? अकेला शेर। बाकी दो को तुमने कर दिया धराशायी। तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। आंसर कितना होगा? √2k लैम्डा बाय आर। एंजॉय करो, आंसर टिक करके मजे करो, एंगल वेंगल की जरूरत नहीं पड़ी। इसको कहते हैं सेगमेंट को समझकर फिर आंसर्स को टिक करना बच्चों। सेगमेंट्स को समझकर फिर आंसर्स को टिक करना। ठीक, इतनी बात भी समझ में आ गई। यहां तक भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्याएं भी नहीं है। अब क्या होता है, अब ये देखिएगा जरा, आर्क का जो हमारे पास रिजल्ट था, आर्क का जो हमारे पास रिजल्ट है उसके सेंटर पर बच्चों, आर्क का जो हमारे पास रिजल्ट है उसके, अच्छा प्लस है तो अवे होगा और माइनस है तो टूवर्ड होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास था सर EC इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर और इंटू में था साइन थीटा बाई 2। अगर आप यहां पर कंप्लीट सर्कल की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? कंप्लीट सर्कल, रिंग पूरा हो जाए, आर्क जो है किस में कन्वर्ट हो जाए? पूरी रिंग में। जब वो पूरी रिंग में कन्वर्ट हुआ, जब ये पूरी रिंग में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया 2 पाई। एंगल कितना हो गया बच्चों? 2 पाई। जैसे 2 पाई हुआ आप देखोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड EX 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा सर साइन, एंड दिस इज आपका 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई बचा और साइन पाई 0 होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड EX आपका 0 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड रिंग विल बी 0। उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना, सेंटर पर 0 होगा। तो एक्सिस पर क्या होगा? चलिए आइए उसको समझते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करते हैं सर, अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग ऑन द पॉइंट एट इट्स एक्सिस, किसी पॉइंट पर जो कि उसके एक्सिस पर सिचुएटेड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये रहा रिंग आपका, पॉजिटिव लैम्डा से चार्ज्ड है। अगर आपने x डिस्टेंस पर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है रिंग का वो हमने r लिया हुआ है। कितना खूबसूरत डायग्राम बना देखो आप, है ना, राइट। x डिस्टेंस है। यहां पर अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, डेरिवेशन हम कर नहीं रहे हैं। बोर्ड्स वाले बच्चे अगर है ना, बोर्ड्स वाले बच्चे प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये डेरिवेशन मैंने करवा रखा है नीट लाइव डेली 2.0 में, तो वो डेरिवेशन आप वहां से प्रेफर कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैंने करवाया है ये डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड EX इज इक्वल टू, ये आता है KQX डिवाइडेड बाय ट्वाइस टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस आपका r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला आता है ना, ये फॉर्मूला आता है। अब अगर एक चीज ध्यान से देखो, अगर आपने x की वैल्यू को वेरी 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 लार्जर एज कंपेयर टू r किया, यानी कि आप लिखोगे कि यहां पर जो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है उसकी वैल्यू नियरली इक्वल्स टू x स्क्वायर हो जाए। अगर x बहुत बड़ा हुआ, r को नेग्लेक्ट कर दोगे, रिंग से बहुत दूर जाके खड़े हो जाओ, उस कंडीशन में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फॉर्मूले में क्या बैठेगी बच्चों? तो वो फॉर्मूले में बैठी EX इज इक्वल टू, नीचे KX, यहां पर केवल x स्क्वायर होगा, r स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो गया। अगर x स्क्वायर होगा तो पावर 2 से 2 यहां पर कैंसिल हुआ, पावर 3 बचेगा, एक ऊपर का x खत्म हुआ, तो ये बचेगा सर आपके पास में KQ डिवाइडेड बाय, एंड दैट इज आपके पास आ रहा है सर 2x स्क्वायर, दैट्स इट, है ना, राइट। अच्छा, ये 2 में मैग्नेटिक फील्ड में कंफ्यूज कर गया, आज मुझे फॉर्मूले बहुत जो है ना, वैसे भी मुझे देखो फॉर्मूले याद रहते नहीं यार, मैं जुगाड़ लगा के जैसे तैसे याद रखता हूं, ठीक है। तो EX इज इक्वल टू KQ बाई x स्क्वायर। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट चार्ज की तरह लग रहा है? तो बिल्कुल होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर चला जाऊं,
तो ये ये जो रिंग है ये मुझे छोटी सी नजर आएगी, और छोटी सी नजर आएगी मतलब बहुत दूर वाले पॉइंट से ये एक पॉइंट चार्ज दिखेगी, तो बिल्कुल लाजमी है यहां पर, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आप यहां पर देखिए सर x को वेरी 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 क्लोजर टू आपने r कर दिया, उस कंडीशन में जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है उसमें से एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो बचेगा केवल आर स्क्वायर। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी Ex है वो आ जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाय आप बोलेंगे सर आर क्यूब और इनटू में x, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नियरर टू सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नियरर टू सेंटर varies linearly with x. Electric field very nearer to center varies linearly with x. अब कैसे करोगे इस बात को? तो आप यहां पर अगर डायग्राम प्लॉट करते हैं बच्चों, अगर आप यहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वेरिएशन बनाते हैं, अगर ये आपने बनाई एक रिंग, ठीक है, अगर ये आपने बनाई एक रिंग और यहां पर अगर आपके पास, आज तो बड़ा बड़ा जो है साथ है मामला पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है डायग्राम में, है ना, पूरा एकदम बिल्कुल बेहतरीन वाला बन रहा है, ठीक है। ये x है और इस तरफ नेगेटिव x है, बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल नजदीक, r से बहुत कम, r से बहुत कम x की वैल्यू पर लीनियर वेरिएशन होगा, उसके बाद वेरिएशन पैराबोलिक होगा बच्चों, ठीक है, और किसी वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, और उसके बाद ये r की वैल्यू बहुत ज़्यादा, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा करने पर इनफाइनाइट हो जीरो हो जाती है, x की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। जहां मैक्सिमम होती है वो है x इज इक्वल टू r बाई रूट 2, ठीक है। और इस तरफ भी जहां मैक्सिमम होगी, जहां मैक्सिमम होगी वो वैल्यू मैं यहां पर आपको बता देता हूं, दैट इज ऑल्सो ये वाला होगा आपका x इज इक्वल टू माइनस ऑफ r बाई रूट 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम होता है और सेंटर में लीनियरली वेरी करता है, उसके बाद ये इस तरह का वेरिएशन आता है। सो दिस ग्राफ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है इसलिए ऊपर बनाया, इस तरफ देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड है इसलिए नीचे बनाया। सो ग्राफ इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्राफ इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से इनकलकेट करना ताकि खुशियां मना सकें, ठीक, क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड ना, ग्राफ समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के इतनी ही चीजें बाकी थी जो हमें कवर करनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा बाकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारे गॉस लॉ वाले लेक्चर में, और इन सब पर मैं कल एक प्रैक्टिस सेशन रख रहा हूं 5:15 से 6:15 के बीच में बच्चों, राइट। मंथन के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करना और उसके साथ साथ मंथन की जो स्पेशल क्लासेस हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपकी प्रेपरेशन बहुत तगड़ी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने थी, इतनी बातें थी बच्चों। अब यहां पर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, अब देखो जरा यहां पर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने कि the given figure gives electric lines of forces due to the two charges Q1 and Q2. What are the signs of the two charges? देखो Q1 पे भी लाइंस आ रही हैं, Q2 पर भी लाइंस आ रही हैं, तो बोथ आर नेगेटिव, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आप होमवर्क में लीजिए, दीज आर द क्वेश्चंस जिन्हें आपको होमवर्क में लेना है, ठीक है। क्यों होमवर्क में लेकर, तो आप ये मुझे पूछेंगे, ठीक है, कहां पर, स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में कितनी बजे बच्चों, 5:15 PM एवरी डे हम मिलते हैं 5:15 से 6:15, 5:15 से 6:15, 5:30 से 6:30 का टाइम था, लेकिन सीप मैम के टाइमिंग के साथ क्लेश ना करे इसलिए थोड़ा सा मैंने शिफ्टिंग कर दिया बच्चों, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, और सभी चीज पढ़ा चुका हूं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना सकते हैं, ये भी आपसे बिल्कुल बनेगा। दिस कैन बी ऑल्सो डन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मुझसे पूछ लेना, अगर नहीं कोई बात समझ में आती है तो कहां पर पूछेंगे ये आपको पता है, स्पेशल क्लास में। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हो गए, ठीक। अब हम कुंडली खोलते हैं डाइपोल की। किसकी कुंडली खोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। बहुत आसान है, देखो किसकी कुंडली खोलने जा रहे हैं अब हम कुंडली खोलने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, है ना, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब होता है टू, पोल मतलब पोलैरिटी, पोल मतलब पोलैरिटी। सो एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें एक चार्ज नेगेटिव हो क्यू मैग्नीट्यूड का और एक चार्ज हो पॉजिटिव सेम मैग्नीट्यूड का,
सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, वो 2a भी हो सकता है, 2l भी हो सकता है, 2d भी हो सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर एक क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड। क्यों किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड? वो इसलिए जनाब क्योंकि जो चार्जेस हैं दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। अब यहां पर एक चीज देखिएगा जरा, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, इसकी जो डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा, एक चीज नोट करिएगा, ऑलवेज डायरेक्टेड। क्या होगा सर? ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स, कहां पर बच्चों? टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा ऑलवेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम इसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है, उनको थोड़ा सा सीखते हैं और उसके बाद हम इन्हें फोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहां जाइए। तो जैसे आप यहां पर आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, बच्चों क्या करेंगे हम यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहां पर क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती हैं और क्या क्या फॉर्मूलेज होंगे, सीधा फॉर्मूला वाइज बात करेंगे बच्चों, सीधा फॉर्मूला वाइज बात करेंगे। बहुत ज्यादा हम जो है ना, और वैसे सारी चीजें पढ़ा रखी हैं तो ये केवल फॉर्मूलाज याद अगर रखोगे तो भी सारे क्वेश्चंस एज इट इज बनेंगे। देखो कुछ चीजें होती हैं, कहां अगर ये आपके पास प्लस माइनस चार्ज है और यहां पर अगर आपके पास, ठीक है, यहां पर अगर आपके पास प्लस चार्ज है, ये भी Q है और ये भी Q है, ठीक है, दोनों ही Q है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यहां पर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जिसको हमने P कहा। तो एक्सिस पॉइंट पर बच्चों, कहां पर? एक्सिस पॉइंट पर, एक्सियल, यहां पर अगर हम बात करें सर, एक्सियल पॉइंट कहते हैं इसको, जिसको हम लिखते हैं EA। दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या कहते हैं हम इसको? एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। सो एक्सिस ऑफ डाइपोल पर किसी पॉइंट पर जो कि सेंटर से कहां सिचुएटेड है? सेंटर से है R डिस्टेंस पर। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर बच्चों? R डिस्टेंस पर। अच्छा, एक चीज और है, ये कितना है? ये A है, और ये कितना है सर? ये भी आपका A है। समझते चलिएगा, एक ही डायग्राम में बहुत कुछ बताने जा रहा हूं मैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल दैट कमिंग आउट टू बी 2kp, है ना, जहां पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, नीचे आ जाता है R3। R क्या है आपको बता दिया, सेपरेशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप यहां पर बात करोगे बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप यहां पर बात करोगे, है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? जो सेंटर से पास हो रही है और डाइपोल को बाइसेक्ट कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं, दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको? इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल लाइन। यहां पर सेंटर से R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ E कही जाएगी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, वो होगा बच्चों आपका KP डिवाइडेड बाय R3। यहां पर 2kp बाय R3 होता है, यहां पर KP बाय R3 होता है। यानी एक छोटा सा सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो EA है वो होता है ट्वाइस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EE। मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे हम, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। सो आप यहां पर चाहें तो और करके लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड EA इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस टाइम्स ऑफ E ऑफ E। माइनस साइन इसलिए क्योंकि अगर एक राइट साइड है तो दूसरी लेफ्ट साइड है। एक चीज और ध्यान से देखो, ये अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और ये ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है।
अगर डाइपोल मोमेंट से परपेंडिकुलरली आप देखोगे तो फील्ड की वैल्यू तो है लेकिन वो डाइपोल से ऑपोजिट है। डाइपोल राइट साइड है, ये इस तरफ है। अब अगर मैं जनरल पॉइंट पर बात करूं बच्चों, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एट जनरल पॉइंट, सुनना ध्यान से, किस पर बात कर रहा हूं बच्चों मैं? जनरल पॉइंट पर। जनरल पॉइंट का मतलब है किसी भी एंगल थीटा पर कोई पॉइंट हो, किसी भी एंगल थीटा पर कोई पॉइंट हो, यह मैं कह रहा हूं, कोई भी एंगल थीटा। अच्छा, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? यहां पर पोटेंशियल जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। ये वाली पूरी की पूरी जो लाइन है बच्चों, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये बेसिकली इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होता है, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो इक्वेटोरियल लाइन को इक्वी पोटेंशियल भी कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? इक्वी पोटेंशियल। और मैं आपको पढ़ा चुका हूं पोटेंशियल की सारी कहानी। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, तो हम इसको इक्वी पोटेंशियल कहते हैं। अब अगर आप यहां पर देखोगे बंधुओं, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सर हॉरिजॉन्टल से ये लाइन अगर एंगल थीटा बना रही है, ये जो डाइपोल दिख रहा है ना आपको, डाइपोल मोमेंट P, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे? दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट बनेगा अलोंग दिस लाइन, इस कंपोनेंट को आप बोलोगे P cos थीटा, इस कंपोनेंट को आप क्या बोलोगे? P cos थीटा। और एक कंपोनेंट बनेगा इससे परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट बनेगा इससे परपेंडिकुलर, और इस कंपोनेंट को आप बोलोगे P sin थीटा। ये दोनों बातें समझ में आई? क्या किया? ये जो P है इसके दो कंपोनेंट तोड़ लिए, P cos थीटा, P sin थीटा। मतलब मेरे लिए एक ऐसा केस हो गया जिसमें P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा हो गया बच्चों? इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, सुनिएगा ध्यान से एवरीबॉडी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जैसे इस येलो वाले डाइपोल के लिए, येलो वाले डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट A था, बिल्कुल उसी तरह से P cos थीटा के लिए ये पॉइंट होगा बच्चों, जो कि जनरल पॉइंट है G। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करोगे E, तो ये हो जाएगा 2K, P की जगह P cos थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब, ठीक है। और जैसे इस येलो वाले डाइपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट था, वैसे ही इस P sin थीटा की वजह से यहां पर एक फील्ड होगा, और वो होगा ऐसा, परपेंडिकुलरली अवे लाइक दिस। और ये हो जाएगा सर आपका E इज इक्वल टू, आप इसको E1 कह सकते हैं, आप इसको E2 कह सकते हैं, ये होगा आपका KP sin थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल लीजिए, तो वो जनरल आपको वैल्यू मिलेगी, और वो जनरल वैल्यू यहां पर फॉर्मूला हर कोई, मतलब मेडिकल में सवाल आता है बच्चों, लेकिन हर कोई आपको बताएगा नहीं कि ये कैसे बनकर आता है, ठीक है। सो ये होगा आपका Eg, जिसका वैल्यू क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अगली स्लाइड पर सॉल्व करेंगे, है ना, यहां पर ज्यादा खिचड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। ये वाला एंगल एनीवेज आपको थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल हम ले लेते हैं अल्फा, कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं। तो बच्चों अगर आप यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करें, चलो यही कर लेते हैं ना, तो Eg इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ, एनीवेज देखो ये जो है आपका KP बाय R क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस ये बनेगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में आ गया आपका KP डिवाइडेड बाय R क्यूब बाहर, है ना। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर किया, तो KP बाय R क्यूब बाहर निकाल लिया। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे सर अगर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, तो KP डिवाइडेड बाय R क्यूब ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन को क्या लिख लेंगे बच्चों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 में से एक कॉस माइनस होगा, 3 बचेगा। दिस इज द रिजल्ट। अब हम अगर यहां पर बात करें टेन अल्फा की बच्चों, किसकी बात करोगे? टेन अल्फा की। तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर है आपके पास KP sin थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब, बेस है 2KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R क्यूब, राइट। सो टेन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा। दैट इज द रिजल्ट दैट वी हैव, दैट इज द रिजल्ट, ठीक। पूरा डाइपोल एक ही स्लाइड पर समाया हुआ है, पूरा डाइपोल
ध्यान से देखो, पोटेंशियल आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, नो डाउट, वो फॉर्मूलेज आपको आते हैं, बस वो फॉर्मूला शीट में आप देख लेना, या फिर स्पेशल क्लास में आओगे तो वहां पर फॉर्मूला शीट में कवर कर लेंगे। जस्ट लुक एट द स्लाइड, कलरफुल है, ब्यूटीफुल है और बेहतरीन है, राइट, मजेदार है कुछ ऐसा। पूरे 5-6 मिनट में कंप्लीट डायपोल आपके सामने है। एक्सियल पॉइंट पर kp/r³, इक्वेटोरियल पॉइंट पर kp/r³, है ना, ये 2 kp/r³, वो kp/r³। जनरल पॉइंट पर kp/r³ अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस सवाल आते हैं। ये जो एंगल है ईजी का एंगल कितना होगा? ईजी अगर आप देखोगे तो ये लाइन ईजी का लाइन है बच्चों, ये लाइन ईजी का लाइन है और ये एक्स एक्सिस से थीटा प्लस अल्फा एंगल पर है। ईजी अगर मैं यहां पर और थोड़ा सा आपको विस्तृत में बताऊं तो आप यहां पर लिखेंगे सर जो आपका ईजी है इज एट थीटा प्लस अल्फा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर है ये भी समझ में आ गया, मतलब सारी चीजें एक साथ क्लियर हो गई। अब जब सवाल करेंगे तो अपने आप सारी चीजें बनकर आएंगी, अब जब सवाल करेंगे तो सारी चीजें अपने आप बनकर सामने आएंगी। ठीक है, चलिए सवाल कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, चलिए जरा इनसे पूछते हैं यहां पर। ठीक है, डायपोल मोमेंट पूछा है, डायपोल मोमेंट पूछा है। यहां पर -q चार्ज है, यहां पर भी -q चार्ज है, यहां पर +2q चार्ज है। इस +2q चार्ज को आप ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हो, एक अकेला +q और एक अकेला +q। ये माइनस और ये प्लस एक डायपोल मोमेंट बना रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस एक डायपोल मोमेंट बना रहे हैं। ये वाला डायपोल मोमेंट इधर है बच्चों डायरेक्टेड, जिसकी वैल्यू क्या है QA। ये वाला इधर है डायरेक्टेड, जिसकी वैल्यू क्या है सर QA है। 2 वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। आंसर क्या होगा सर? आंसर हो जाएगा √3QA। करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। डायरेक्ट करना सीखेंगे हम। डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है P = चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपको A दिया हुआ था, अलग अलग यहां पर सिस्टम बनाया, इसलिए सवाल इस तरह का हो गया। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दिया हुआ है। स्क्वायर हो गया, देखो ये -2q है, ये +2q है। भाई इसको क्या लिख दो, इसको तुम पहले तो ये लिखो, इसको तुम पहले ये लिखो -2q का +2q की तरफ, है ना। तो ये -q का प्लस की तरफ एक डायपोल मोमेंट होगा सर QA। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस की तरफ, फिर इधर का एक माइनस इधर के एक प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट देगा, वो भी QA। फिर इधर का माइनस प्लस की तरफ एक डायपोल मोमेंट देगा QA, और इधर का माइनस इधर के प्लस की तरफ एक डायपोल मोमेंट देगा QA। सर ये नीचे ये ऊपर कैंसिल, ये आगे ये पीछे कैंसिल, आंसर आ गया बड़ा सा 0। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सवाल चाहे जैसा घुमा फिरा कर पूछे, आप तकलीफ में नहीं आएंगे, फॉर श्योर, गारंटीड है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सी बातें हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां से अगर आप आगे चलकर देखोगे और भी कई सारे ऐसे ढेरों सवाल हैं, तो ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं। डिस्कशन कहां करना आपको पता ही है, स्पेशल क्लास ऑन अ डेली बेसिस होती है, राइट। चलिए, ये 2007 का सवाल है, ऐसे आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत खूबसूरत सा सवाल है डायपोल के ऊपर। ठीक है, डायपोल से आपके रिलेटेड यहां पर सारी चीजें बताई गई हैं। अब डायपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं बच्चों, उस पर कुछ सवाल करते हैं फटाफट। फॉर्मूला सारे याद है, फॉर्मूला सारे याद है बच्चों, फॉर्मूला सारे याद है। एक बार फिर से रिवाइज अगर मैं करा दूं, एक बार फिर से रिवाइज अगर मैं करा दूं बच्चों, माइनस है यहां पर, अगर आप देखो डायपोल में प्लस है। अगर आप देखेंगे एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड EA कही जाती है। ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वेटोरियल एक्सिस पर, उसको हम E कहते हैं, और जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम EG कहते हैं। क्या कहते हैं सर? EG कहते हैं, जो कि कितने एंगल पर सिचुएटेड होती है? तो एंगल ये वाला होता है सर थीटा प्लस अल्फा। बहुत अच्छा। अब एक चीज समझिएगा जरा, EA हमने निकाल रखा हुआ है 2kp/r³ होता है। E हमको पता है सर kp/r³ होता है। E जो है सर वो होता है kp/r³ अंडर द रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव, राइट। और जो
एंगल अल्फा है उसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपके पास tan थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। इज दैट क्लियर? Read the question carefully and do it fast. The direction of the electric field intensity E at the point on the equatorial line of an electric dipole of the dipole moment P is along the equatorial line towards the dipole along the equatorial line away from the dipole perpendicular to the equatorial line and opposite to P. Yes, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन और ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। एक्सिस पर और बाइसेक्टर पर अगर हम देखें 2:1 का रेशियो होता है बच्चों। ये हमने अभी अभी ताजा किया और ये तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था। अभी जस्ट नाउ वी हैव डन दिस, राइट? EA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस टाइम्स ऑफ EB वेक्टर। समझ रहे हो ना? मतलब जो एक सिंगल स्लाइड पर जो कुछ भी पढ़ाया, एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन एज वेल। आपको बस ध्यान से देखने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब हम बात करते हैं सर जनरल पॉइंट से रिलेटेड। अगर आपको यहां पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे, यहां पर आप देखेंगे जरा। अब क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास क्या है ना, एक टॉपिक यहां पर मजेदार बनता है, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को क्या किया? उठाकर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। रख देते हैं, क्या जा रहा है अपना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपके पास, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टू द राइट साइड, है ना? थोड़े से ढंग के नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ढंग के नहीं बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, नज़र मत लगाओ यार तुम लोग। आज डायग्राम बहुत अच्छे बन रहे हैं, है ना? डायग्राम बहुत अच्छे बन रहे हैं। रात्रि का समय है और एक्स्ट्रा क्लास चल रही हैं, ठीक है? हम जब पढ़ते थे तो हमको भी मार साहब ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस में घेर के पढ़ाया करते थे, BSc जब हम कर रहे थे, ठीक है? तो इधर आपके पास माइनस है, यहाँ पर आपके पास प्लस है। सुनिएगा ध्यान से, इन दोनों को कनेक्ट किया आपने एक वैल्यू से और इस वैल्यू को हम कहते हैं सर डाइपोल लेंथ। और ये एक्चुअल में 2a है और ये जो डाइपोल है, ये आपका जो डाइपोल है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, वो ओरिजिनली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर है? वो थीटा एंगल पर है। अब सुनिएगा, माइनस वाले चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा QE, है ना, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस वाले पर एक फोर्स लगेगा सर QE राइट साइड, ठीक है? ये जो सेपरेशन है, अगर आप इस सेपरेशन पर ध्यान दें सर, अगर ये थीटा है, अगर ये टोटल लेंथ 2a है, सो आई कैन से दिस इज 2a साइन थीटा। ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा सर? 2a साइन थीटा। अब सुनिएगा, जितना फोर्स राइट साइड है, F राइट साइड इज एक्चुअली इक्वल्स टू QE, ठीक है? और F जो लेफ्ट साइड है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू QE। राइट साइड फोर्स लेफ्ट साइड फोर्स इक्वल है तो आप बोलोगे सर F नेट जो है वो होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डाइपोल को रखा हुआ है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, क्या हो जाएगा बच्चों? डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड विल नॉट ट्रांसलेट। आगे पीछे तो बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है? विल नॉट ट्रांसलेट, क्योंकि ट्रांसलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डाइपोल को आगे और पीछे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये फोर्सेस। और ये तो एक दूसरे को खत्म करके नेट फोर्स क्या कर दिए? 0 कर दिए। अब हम बात करते हैं सर यहां पर किसकी? टॉर्क की, ठीक है? तो जब आप बात करेंगे सर टॉर्क की, किसकी बात करेंगे सर? टॉर्क की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क? टॉर्क होता है बच्चों रिप्रेजेंटेड बाय टाउ और ये होता है परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय होता है फोर्स वैल्यू, अब सुनना, ये एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये भी एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या हुआ? 2a साइन थीटा। इसको हम बोलेंगे R परपेंडिकुलर। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? R परपेंडिकुलर कहेंगे।
सो टाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2a और दैट वुड बी आपका साइन ऑफ थीटा। फोर्स का वैल्यू हो जाएगा सर QE। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, अगर आपने Q को आगे लाया तो Q और ये हो गया सर आपका 2a एंड दिस विल बी आपका E और ये हो गया साइन ऑफ थीटा। सो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा सर आपका PE साइन थीटा। तो ये आपके पास आ जाता है टॉर्क का इक्वेशन बच्चों। क्या आ जाता है? ये टॉर्क का इक्वेशन। और आप चाहें तो टाउ को वेक्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं सर P क्रॉस E। क्या लिख सकते हैं बच्चों? P क्रॉस E, राइट। टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, P क्रॉस E हम इसे लिख सकते हैं। मतलब कि यहां पर अगर आपका डाइपोल कहां रखा जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो हो सकता है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करे। ये कैसी बात हुई? आपने हो सकता है क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है इसलिए कह रहे हैं कि ये थीटा का वैल्यू क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 कर दें आप तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो टॉर्क 0 होगा, तो फिर टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अगर थीटा का कुछ वैल्यू है तो फिर आपका टॉर्क 0 होगा, फिर टॉर्क आपका क्या होगा? 0 होगा। अब एक बात और समझिए, है ना, ये टॉर्क कैसा लगना चाहता है? इस पॉइंट पर अगर आप बैठकर देखेंगे इस नेगेटिव चार्ज पर, तो ये टॉर्क लगना चाहता है एंड यहां पर क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घुमाना चाहता है, ऐसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज सेंस में। अब अगर आपको यहां पर वर्क डन करना है, इफ यू वांट टू डू सम वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट यू वांट टू डू सम वर्क डन, ठीक है, यहां पर देखना बच्चों, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। क्या करने जा रहे हैं हम यहां पर? वर्क डन by external agent, work done by external agent in rotating dipole through an angle theta, ठीक है। राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ करना, थ्रू एन एंगल थीटा। ये देखो जरा, ये सिचुएशन है और मान लेते हैं दिस इज द ओरिजिनल सिचुएशन। इनिशियली ऐसा कुछ है, इनिशियली थीटा पर ऑलरेडी रखे हो, इनिशियली थीटा पर ऑलरेडी रखे हो, यहां से तुम इसको पकड़ के रोटेट कर रहे हो सो दैट ये रोटेट होके कहीं ऐसा पहुंच जाए, ये रोटेट होके कहीं कैसा पहुंच जाए, कुछ ऐसा सा हो जाए। ये रोटेट करके जब ऐसा होगा, जब ये रोटेट करके ऐसा होगा, यानी कि नेगेटिव यहां आ जाए और ये पॉजिटिव यहां आ जाए, तो आपने इसको क्या किया? आपने इसको रोटेट किया। रोटेट कर रहे हैं आप थ्रू सर्टेन एंगल डी थीटा, रोटेट कर रहे हैं आप, इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं। तो जो एक्चुअल टॉर्क है टाउ, है ना, ये जो टॉर्क है बच्चों बिकॉज ऑफ डाइपोल, है ना, टॉर्क ये टाउ किसका है? ऑफ डाइपोल। और इस टॉर्क से ऑपोजिट टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, इस टॉर्क से ऑपोजिट टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे पकड़ के घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो यहां पर जो वर्क डन है DW वो हो जाएगा बच्चों यहां पर क्या? टाउ एक्सटर्नल, और आप लिखेंगे सर इनटू डी थीटा। जिस डायरेक्शन में देखो एक्सटर्नल टॉर्क आपने ऐसा ही लगाया, ये आपका टाउ एक्सटर्नल है, जिस डायरेक्शन में आपने टाउ एक्सटर्नल लगाया उसी डायरेक्शन में आपने इसको घुमाया भी सही, लेकिन टाउ एक्सटर्नल तो माइनस टाउ डाइपोल हो गया, टाउ एक्सटर्नल तो माइनस टाउ डाइपोल हो गया बच्चों। अरे भाई ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, जिस डायरेक्शन में डाइपोल का टॉर्क है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, और उतना ही लगाया जितना डाइपोल का टॉर्क था। ऐसा क्यों? क्योंकि रोटेशन जो है वो स्लोली हो रहा है बच्चों। रोटेशन कैसा हो रहा है? स्लोली हो रहा है। रोटेशन को आप कैसा कर रहे हैं? स्लोली कर रहे हैं। सो दिस DW इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ डाइपोल, तो आपने अभी कैलकुलेट किया, वो होता है PE साइन थीटा इंटू में डी थीटा। चलो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं।
क्या लिखोगे? सो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन माइनस पीई को तुम करो बाहर, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का डी थीटा के साथ, थीटा इनिशियल से तुम थीटा फाइनल पर ले जाओगे। कुछ ना कुछ थीटा इनिशियल होगा, कुछ ना कुछ थीटा फाइनल होगा, ओरिजिनली जो भी थीटा की वैल्यूज आपको गिवन हो, है ना। सो ये हो गया सर माइनस का पीई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा आएगा, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, माइनस माइनस प्लस कर दो, ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो गया सर पीई। अब यहां पर तुम लिखोगे सर ये हो जाएगा कॉस थीटा फाइनल अपर लिमिट, माइनस हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा इनिशियल, ये आ गया आपका लोअर लिमिट। दिस इज डब्ल्यू, ये आया आपका वर्क डन इन रोटेटिंग आपका डाइपोल बच्चों। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग व्हाट, तो आप बोलेंगे सर इन रोटेटिंग डाइपोल, डाइपोल को रोटेट करने में इतना मेरे जो वर्क डन आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जितना वर्क डन आपने किया वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, जितना आप वर्क डन करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में जाकर क्या होगा बच्चों, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, वर्क डन आपके पास क्या है, वर्क डन आपके पास है सर पीई, ये क्या हो गया कॉस थीटा फाइनल माइनस यहां पर क्या है सर कॉस थीटा इनिशियल है। अगर आप यहां पर बोलेंगे सर थीटा फाइनल आपका क्या हो जाए 90 डिग्री, है ना, यानी कि 0 हो जाए, और थीटा इनिशियल आपका यहां पर क्या हो जाए, तो आप बोलेंगे सर थीटा हो जाए, कुछ ना कुछ थीटा हो। ठीक है, उस सिचुएशन में जो यहां पर आपके पास वैल्यू आती है, और ये थीटा 90 डिग्री, मैं बताता हूं कि ऐसा ही क्यों लिया, ये वैल्यू आएगा बच्चों माइनस का पीई कॉस थीटा, और इसको हम कहते हैं दिस माइनस का पीई कॉस थीटा इज एनर्जी ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी है। ये थीटा 90 ही क्यों रखा, कोई और वैल्यू क्यों नहीं, क्योंकि आप ये बात समझिएगा जरा, है ना, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड अगर आप चीजों की डिस्कशन कर रहे हैं, सो रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डाइपोल इस तरह से सिचुएटेड है, इफ योर डाइपोल इज सिचुएटेड लाइक दिस, ये प्लस है ये माइनस है एंड दिस इज योर डाइपोल, तो इसके पास जो एनर्जी है वो 0 होगी, इसके पास जो एनर्जी है 0 होगी, ये रेफरेंस है। इसलिए हमने यहां पर क्या किया, थीटा फाइनल 90 डिग्री कंसिडर किया। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। सो दिस इज द वे दैट यू हैव टू कंसिडर। सो यहां पर W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और U जो है यहां पर वो हो जाएगा सर पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन दैट वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज सो बिकॉज आपने डाइपोल को स्लोली रोटेट किया है, स्लोली रोटेट किया है। सो स्लोली रोटेट करने की वजह से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई 0। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी वर्क डन स्टोर हुआ ही नहीं, और कोई भी वर्क डन स्टोर नहीं हुआ, तो ये सिचुएशन आपके सामने है। आ गई बात समझ में। अब अगर कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो उसको भी समझ लीजिए। अगर कोई डाइपोल कहां पर हुआ बच्चों, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, है ना, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हुआ तो क्या होगा, मतलब कि ऐसा है कि अगर हम बात करें सर कुछ इस तरह से सिचुएशन की, ये देखो जरा, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहां पर स्पेसिंग ज्यादा है, यहां पर स्पेसिंग कम है। वी कैन से दैट कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E2। ये हमको कहानी समझ में आ गई। इसमें अब आपने रखा सर यहां पर क्या, डाइपोल। अब इसमें आपने यहां पर क्या रखा सर, डाइपोल रखा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा QE2, ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा सर आपका QE1। इस बार अगर आप देखोगे सर तो QE1 ज्यादा है एज कंपेयर टू
QE2 मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे बच्चों, तो इसका मतलब है नेट फोर्स होगा यहां पर, है ना, लेफ्ट साइड में। और अगर F नेट का वैल्यू यहां पर नॉन जीरो है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डायपोल को रखा तो वो यहां पर ट्रांसलेट कर सकता है, वो यहां पर फोर्स नेट जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा बच्चों, राइट। अब ट्रांसलेट लेफ्ट में करेगा या राइट में करेगा, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरफ वैल्यू कैसी बता रही है। जैसे ये माइनस है, ये प्लस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप आगे बढ़ रहे हो तो कम हो रही है, तो डायपोल ऑपोजिट भाग रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ा देते तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता, ये वाला फोर्स कम हो जाता, डायपोल इस तरफ भाग जाता। है ना क्लियर, है कि नहीं? चैट सेक्शन में हार्ट्स ड्रॉ करते रहना, ठीक है। जब भी कभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा थम्स अप करके लाइक वाइक करते रहना बच्चों, ठीक है। मैं जो है आप ही के लिए मेहनत करके बता रहा हूं। तो यहां पर आ गया, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, अ कपल एंड मूवर, अ कपल एंड रोटेट्स, अ फोर्स एंड मूव्स, ठीक है। इट विल एक्सपीरियंस अ कपल एंड रोटेट बच्चों। अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और रोटेट करेगा, ठीक है। व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल P is placed in a uniform electric field E, at what angle P and E the value of torque will be maximum। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? टाउ इज इक्वल टू क्या पढ़ाए थे? PE sin थीटा। भाई अगर आप इसको मैक्स करना चाहते हो तो आपको साइन थीटा मैक्स करना पड़ेगा। साइन थीटा मैक्स होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री यानी कि ऑप्शन ए। डन, ठीक है। मिनिमम कहां पर होगा? थीटा 0 पर नहीं, मिनिमम होगा थीटा 180 पर, क्योंकि साइन 180 या साइन 0 दोनों पे ही 0, तो फिर ये दोनों ही आंसर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, राइट। अब एक और बात करते हैं सर, हाँ जी। अब यहां पर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ओके, ई का वैल्यू भी दिया हुआ है 2 इंटू में 10⁵, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ, अच्छा टॉर्क भी दे दिया, टाउ इज इक्वल टू, तो कैलकुलेट क्या करवाएगा, है ना, 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द डायपोल इफ डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2a का जो वैल्यू है डायपोल लेंथ वो भी आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर। चलो चार्ज कैलकुलेट करते हैं, कितना सिंपल सा सवाल है। अब देखो जरा क्या क्या कैलकुलेशंस तुम्हें करनी पड़ेगी। टॉर्क दिया हुआ है, टाउ इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा, एक ध्यान से समझिएगा। सो टाउ इज इक्वल टू P को आप लिखेंगे चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द डायपोल 2a, इंटू में हो जाएगा E, और ये हो गया साइन ऑफ थीटा। हमको ये निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है। ये हो गया 4, ये हमें निकालना है, इसकी जगह हो गया 2 डिवाइडेड बाय 100 स्टैंडर्ड यूनिट में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ये हो जाएगा सर आपका 2 इंटू में 10⁵, साइन 30 यानी कि हो जाएगा सर 1/2, एक 2 से एक 2 गया, है ना, ये 2 से ये 2 गया, और ये 100 से ये आ जाएगा 10⁻3। तो यहां पर Q इज इक्वल टू 2 मिली कॉलम, ऑप्शन डी आ रहा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल सीधा सीधा, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो वर्क डन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, देखो यहां पर क्या आ रहा है, cos θ 1 माइनस cos θ 2, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है, लाइक दिस लिखा हुआ है, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, इसलिए cos θ 1 माइनस cos θ 2। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता तो cos θ 2 माइनस cos θ 1 होता, राइट। सो इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, डिफ्लेक्टिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू यार, कोई मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये आप कर लीजिएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई है बच्चों, कि अगर θ1 0, θ2 अगर यहाँ पर थीटा हो तो इनिशियली डायपोल इज केप्ट अलोंग द फील्ड एंड देन टर्न थ्रू थीटा, सो वर्क डन विल बी दिस। और यहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करी तो जो मैंने आपको पढ़ाया अभी -PE cos θ वही आ रहा है। ये देखो डायपोल यहाँ पर है, और इस डायपोल को यहां से तुम इस सिचुएशन पे लेकर आ गए, डायपोल को तुम इस सिचुएशन पर लेकर आ गए, तो पोटेंशियल मतलब इस सिचुएशन से इधर लाओगे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, और यहां से अगर इधर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपका पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान रखना, ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस है, इधर लाओगे
नेगेटिव इधर ले जाओगे पॉजिटिव, दैट्स इट। ठीक है, सारी बातें हो गई बच्चों। सो क्या पूछा है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल बिटवीन पी एंड ए इज 90 डिग्री। मिनिमम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। 90 डिग्री रेफरेंस होता है यहाँ पर। ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इज्जत ईमानदारी से इसको कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू लिखते हैं सर 2a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और आप लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ये हमें दिया हुआ है। प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कॉलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ टाउ इज इक्वल टू, एक्सपीरियंस कर रहा है कितना, 10⁻10√3 न्यूटन मीटर। ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल U का वैल्यू कितना होगा। U तो PE cos थीटा हो जाएगा। अरे भाई U तो सीधा सीधा हो गया, माइनस PE cos थीटा, माइनस PE, अच्छा लेकिन P नहीं पता। ईमानदार था, ये भी P नहीं पता। P निकालने के लिए टाउ यूज कर लो, टाउ इज इक्वल टू क्या यूज करोगे, PE sin थीटा। बाकी सारी चीजें आपको पता है। टॉर्क कितना है सर, 10√3 है। P निकालना है, E 10⁵ है, sin थीटा यानी कि 1/2 हो गया। तो यहां पर P का वैल्यू आ गया 20, है ना। सो 20√3 इंटू में 10⁻⁻5, ये आया आपके पास P। अब इस P को उठा के यहां यूज करो, तो U का वैल्यू जो है 20√3 इंटू 10⁻⁻5, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 10⁻5, और cos 30 डिग्री यानी कि ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल आउट किया इन दोनों को, √3 से √3 3 हो गया, और 2 से ये हो गया 10, तो ये आ गया सर माइनस का 30 जूल। माइनस का 30 जूल इज द करेक्ट आंसर। माइनस का 30 जूल इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे फॉर श्योर, क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे फॉर श्योर। इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, when theta is equals to 0, that is dipole is placed along the electric field, मतलब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी हो, और इसमें डायपोल भी ऐसा रखा हो, डायपोल भी ऐसा रखा हो, तो आप इसको बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्लियर है। और अगर 180 डिग्री पर रखा हो तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। दीज आर द 2 पॉइंट्स बच्चों जो आपको ध्यान रखने हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब इन्हें आप प्रैक्टिस करके खत्म कर सकते हैं। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिमेनिंग पोर्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल का रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है बच्चों। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट है। ऑल्दो काफ़ी पहले मुझे लेक्चर कंप्लीट कर देना चाहिए था, बट मैं किन्हीं कारणों से ले नहीं पा रहा था, तो 3-4 दिन का डिले हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अनअकैडमी का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ जाकर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं बच्चों, और फॉलो करने से आपको जो है मेरी सारी स्पेशल क्लासेस के एक्सेस मिल जाएंगे, जिसमें मैंने HCV के सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रखे हैं। इफ़ यू वांट टू डिस्कस देम, है ना। HCV के ऑब्जेक्टिव से आपको एक एडिशनल एज मिलता है, तो वो आपको जरूर कर लेना चाहिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बच्चों मैंने हमेशा से आपको कहा है कि इंडियाज बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो देरी नहीं करनी है, क्योंकि कंट्री के टॉप एजुकेटर्स, नॉट ओनली द अनअकैडमी नीट एजुकेटर्स, कंट्री के सारे टॉप एजुकेटर्स, कोटा के फाइनेस्ट एजुकेटर्स, मैक्सिमम एक्सपीरियंस के साथ बेहतर कंटेंट टॉप टेक्नोलॉजी की मदद से आपको डिलीवर कर रहे हैं, जहां आप अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस भी कर सकते हैं, और n नंबर ऑफ डाउट्स जो है आप वहां पर पूछ सकते हैं इन द क्लास, आफ्टर द क्लास एज वेल। तो यहां पर अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन, सेलेक्ट नीट यूजी, देन गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन में यू हैव टू गो विथ 1 ईयर एंड 2 ईयर का प्रोग्राम यूजिंग दिस कोड MS Live, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, डू रिमेंबर द कोड MS Live, और मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या। अपना ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और हमेशा की तरह मचाते रहिएगा।